दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अ, हम बिल्कुल तैयार हैं आज के इस स्पेशल सेशन के लिए और हमारे गेस्ट डॉक्टर मिलन बालकृष्णन ऑलरेडी हमारे साथ हैं। कुछ ही पलों में उनका चेहरा आपको नजर आएगा और उसके पहले एक बार फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमेशा शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत भटनागर, आपका होस्ट पुनीत भटनागर, और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, मुंबई के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मिलन बालकृष्ण, और अभी एक कंसल्टिंग सेशन उन्होंने खत्म किया है और वो हमारे साथ जुड़ गए। सो लेट अस गिव हिम ए बिग थम्स अप। डॉक्टर मिलन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम जब ये सेशन में जुड़े हैं तब हमारे साथ उज्जैन वाले जुड़े हुए हैं। उज्जैन वो शहर है जहाँ से मैं आता हूँ और उज्जैन शहर में बहुत बड़ी सोशल मीडिया कम्युनिटी है हमारी उज्जैन वाले के नाम से, जिसमें करीब 1.5 लाख मेंबर्स हैं। और साथ में ही उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे हम गेसू के नाम से बुलाते हैं, वो कम्युनिटी भी आज आपको लाइव देती है। और सबके मन में एक तरह का उत्साह है कि अरे, क्योंकि जनरली हम हमारे जो गेसुआइट्स होते हैं उनके साथ बात करते हैं, लेकिन आज जब हम आपके साथ हैं तो सबके मन में एक तरह का उत्साह भी है, एक तरह की उत्सुकता भी है कि आज क्या खास होने वाला है। तो एक बार फिर मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और आज हम जो बात करेंगे डॉक्टर मिलन, वो बात हम करने जा रहे हैं कि ये जो पेंडेमिक है जी, इसमें जिस तरह का डर लोगों में फैला हुआ है, लोगों के मन में, जहन में एक तरह की चिंता व्याप्त है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं 2 मिनट यहाँ पर लेना चाहता हूँ। आपसे बात शुरू करूँ उसके पहले मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ, और वो बात ये है, आपके माध्यम से आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो उज्जैन वाले ग्रुप है जिसके साथ आज हम बात कर रहे हैं, ये लोग इस पेंडेमिक में गजब का काम कर रहे हैं। और चिंता की बात करें उसके पहले जो पॉजिटिव चीजें हो रही है उसकी बात करें। और वही मैं आपको और अपने सब दोस्तों को जो भी इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि उज्जैन वाले ग्रुप के माध्यम से इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, लोग जिस तरह से निस्वार्थ भाव से आगे आकर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं वो अभिनंदनीय है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये जरूरी है कि हम उनको सराहें, उनकी बात करें। तो डॉक्टर मिलन, उज्जैन में एक हमारे मनीष शुक्ला भाई हैं जो ये दूसरी लहर जब शुरू हुई तभी से गैस सिलेंडर लोगों को इसके साथ बांट रहे हैं निःशुल्क। डॉक्टर रौनक हैं, उज्जैन के डॉक्टर हैं, जो सुबह से रात तक, और मैं जब रात कहता हूं तो इसका मतलब होता है रात के 3-3 बजे तक लोगों की सहायता कर रहे हैं। नीरज उनके साथ हेल्पलाइन में जुड़े हुए हैं। एक मजीद भाई हैं जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं। एक हमारे तनवीर भाई हैं जिन्होंने अपनी कार को ही एम्बुलेंस बना दिया, जब एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी उन्होंने अपनी कार को एम्बुलेंस बना दिया। इसके अलावा नीरज, तेजस, ओजस मेडिसिन की व्यवस्था कर रहे हैं, बेड अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। एक पूरी की पूरी फौज एक तरह से लगी हुई है। मैं कुछ नाम गिना रहा हूँ, बाकी सब लोग जिन्होंने तन मन धन से इस पेंडेमिक में, महामारी में उत्साहवर्धन का काम किया है, जिन्होंने लोगों को सपोर्ट किया है, मैं उन सबको आज एक सलाम करना चाहता हूँ। और अब हम बात आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँ कि जो गेसू है, जिसको हम गेसू कहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, हमारे भी सब दोस्त तन मन धन से लगे हुए हैं। उनकी बात की चर्चा मैं बाद में करूंगा क्योंकि चर्चा इतनी वो चर्चा लंबी हो जाएगी, उसके पहले आपसे चर्चा की।
तो मैंने बात की कि एक पॉजिटिव माहौल है, लेकिन उसके बीच में भी एक ऐसा साया है डर का जो सबके मन पे पसरा हुआ है, और उसी के बारे में बात करना चाहते हैं, कैसे उसके बाहर निकला जाए। तो डॉक्टर मिलन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको साइकोलॉजी की फील्ड में आने का ख्याल कैसे आया? जी, ये आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुश्किल क्वेश्चन है, पर ये बात करने के पहले ऑफ कोर्स मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल्दो हिंदी मेरी ठीक ठाक है, पर हमारे बॉम्बे में रहने का एक असर ये होता है कि हिंदी थोड़ी बम्बैया हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन चीज़ों को माफ कर देना, साथ में कभी कोई टेक्निकल शब्दों में इंग्लिश का थोड़ा प्रयोग हो जाएगा, बट आप यूज भी कर सकते हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी हम मिली जुली बोलेंगे, चलेगा। राइट। एंड ऑफ कोर्स एमपी से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से काफी क्लोज रिश्ता रहा है मेरा इन द लास्ट मेनी इयर्स। अच्छा। एक क्योंकि मैं काफी सारी फैमिली मेरी जबलपुर में है, मतलब एक्चुअली वाइफ के साइड में। ओके। प्लस ऑलमोस्ट हर साल हम रोटरी के साथ और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ कैंप करते आ रहे हैं। पिछले ये लास्ट 2 साल में नहीं हो पाया है, पर उसके पहले हर साल एमपी के अलग अलग भागों में, जैसे भिंड मुरैना है, फिर अमरकंटक के यहाँ बहुत सारी जगह पे हमने कैंप किए हुए हैं। और ये मतलब बड़े कैंप्स होते हैं जहाँ लाखों की तादाद में पेशेंट आते हैं। और दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूँगा, जब हम साइकेट्री की बात कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है जहाँ साइकेट्री और साइकोलॉजी का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। बाकी स्टेट्स के मुकाबले में बहुत ही कम है। नंबर ऑफ सीट्स जो है साइकेट्री के लिए बहुत कम है, और उस वजह से एमपी के बड़े बड़े शहरों में भी 4 या 5 गिन चुन के साइकेट्रिस्ट हैं। अगर हम बम्बई आ जाए तो ऑलमोस्ट 300 से 400 साइकेट्रिस्ट बम्बई शहर में है। और अगर आप फॉर एग्जांपल जबलपुर जाएंगे तो 4 साइकेट्रिस्ट पूरे सिटी में है। तो उस तरह से मध्य प्रदेश में काफी कम है ये पेनिट्रेशन। तो आप जब पूछ रहे थे साइकेट्री में जाने का मेरा मोटिवेशन क्या था, हाँ, तो जब एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में ही पता नहीं क्यों एक विचार था मन में बस कि साइकेट्री करना है और कुछ करना नहीं है। ओके। और साइकेट्री काफी अनपॉपुलर है एमबीबीएस में, क्योंकि साइकेट्री की टीचिंग जो है फाइनल ईयर में शुरू होती है। 1-2 प्रश्न हमको पढ़ाए जाते हैं, और उससे बहुत ज्यादा साइकेट्री पे फोकस एमबीबीएस के करिकुलम में नहीं है, जिसके लिए हम बहुत लड़ रहे हैं कि ये काफी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, हम उसको 1 या 2 प्रश्न बन के नहीं छोड़ सकते हैं। पर ऐसा ही रहा है, अभी धीरे धीरे शायद वो बदलेगा। तो बस एक ये था इंटरेस्ट कि साइकेट्री लेना है। अब साइकेट्री लेना है वो तो ठीक है, पर साइकेट्री लेने से भी लोगों को स्टिग्मा है। सही बात है। कोई घर वाले क्या कहेंगे, अरे कैसे साइकेट्री कैसे ले सकते हो तुम, और कोई मिल नहीं रहा तुमको, ऑर्थोपेडिक्स पे इतना ग्लैमर है। इनफैक्ट मुझे एक पर्सन ने यह भी कहा कि आप कोई ग्लैमरस फील्ड क्यों नहीं चूज करते। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप शायद जानते नहीं, साइकेट्री सबसे ज्यादा ग्लैमरस फील्ड है। तो उनके हिसाब से ये बाकी के फील्ड जो मेडिसिन है, जो ऑर्थोपेडिक्स है, सर्जरी है, इसमें ज्यादा ग्लैमर है, साइकेट्री क्या है। तो ये इस तरह से कि इसका एक कारण ये है कि साइकेट्री जो है काफी यंग फील्ड है। बहुत सारी चीजें हम अभी भी उसके बारे में जान रहे हैं। ब्रेन ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। मतलब जिस दिन हम ब्रेन को पूरी तरह से समझ लेंगे, शायद और कोई चीज बचेगी नहीं समझने के लिए। बिल्कुल सही। पर ये शायद बहुत लंबा समय लगेगा ब्रेन को पूरी तरह से समझने में।
तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग ये था मेरे लिए कि ये इतना मिस्टीरियस ऑर्गन है और यही हम सबको चला रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। तो वो एक मेजर मोटिवेशन था साइकियाट्री करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजी, साइकियाट्री, इसमें जनरली काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है। मैं आपको बताऊं, आज ये कन्फेशन मैं भी करना चाहता हूं कि मैं भी एक छुपा हुआ वांटेड टू बी साइकोलॉजिस्ट हूं। और मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तब भी हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मैं बहुत सारी किताबें साइकोलॉजी की पढ़ा करता था। और हमारे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी वाले सज्जन बोलते थे कि भाई तेरा इससे क्या लेने देना है क्या। बट आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग। एक बार आप उसमें उतरते हैं तो फिर आपको वो और अपने अंदर खींचता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है। हम कैसे पेश आते हैं, क्यों पेश आते हैं, हम एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं, क्यों नहीं जुड़ते हैं। तो हर चीज का साइकोलॉजी में रोल है। जैसे आप तो जानते ही है, मार्केटिंग में, सेल्स में, परसुएशन में, हर चीज में साइकोलॉजी का रोल है कि हम लोगों को लिटरली मनमोहित करके चीजें बेच सकते हैं। ये आपने थोड़ा सा मन मोहित करने वाली जो बात की, इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन वो बात हम आज नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे हमारे यंग दोस्तों के लिए और हमारे जो पुराने दोस्त हैं उनके लिए भी, लेकिन आज नहीं। आज मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ डॉक्टर मिलन कि पूरे देश में हर तरफ से आज की तारीख में कुछ न कुछ खबरें आ रही है, बहुत अच्छी खबरें नहीं। यूँ देखिए कि हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई है जिसको इस कोविड-19, अब 19 बोलना नहीं चाहिए, 21 हो गया है, उसने प्रभावित किया है। कोई क्लोज फैमिली में कोई चला गया या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई चला गया। तो जब हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही है तो स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा है सोसाइटी में। तो मेरा ख्याल है कि कोविड तो एक है जो बीमारी है, लेकिन उसके अलावा ये एक, उसके पीछे भी एक डर का साया है। और तो इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, तो ये तो बात चल ही रही है। जब से पहला पैंडेमिक आया, बहुत सारे फैक्टर्स थे कि हम आइसोलेट हो गए, काम बंद हो गया, चीजें मतलब बहुत बदल गई, हमारे रूटीन्स खत्म हो गए या बहुत ज्यादा बदल गए। ये सारे फैक्टर्स जो है एक प्रकार से स्ट्रेस को डेफिनेटली बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहले वेव से लेके अभी तक ये बात तो बिल्कुल चल रही है कि जैसे ये पैंडेमिक खत्म होगा, साथ में ये मेंटल हेल्थ का पैंडेमिक आएगा या आ गया है। बट इसमें कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, ये कोई नए नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ कोविड की वजह से ये आए हैं। कोविड ने डेफिनेटली उनको बहुत बढ़ावा दिया है, पर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें जो है 5 में से 1 जन को होती है। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैंडेमिक हो या ना हो, ये है। पर पैंडेमिक ने क्या किया है कि ये जो लोग एंजाइटी के बॉर्डर लाइन पे बैठे थे, उनको एक प्रकार से उस तरफ पुश कर दिया है, धकेल दिया है। और साथ में एक अच्छी बात भी हुई है, ऐसा नहीं कि सब बुरा हुआ है। अच्छी बात ये हुई है कि लोग अब इससे रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि सभी को हो रहा है। तो एक प्रकार से वो स्टिग्मा थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि अब अगर हर किसी को एंजाइटी की तकलीफ हो रही है या मुश्किल हो रही है, तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमको इसके बारे में बात करना है, हमको मदद भी लेनी है अगर जरूरत है तो उन चीजों में एक प्रकार से एक ओपननेस आ गई है। तो वो एक अच्छी बात भी है। मतलब ये तो आपके हिसाब से हर 5 में से 1 व्यक्ति को एंजाइटी और डिप्रेशन की कभी ना कभी जिंदगी में
इन मॉडरेट टू सिवियर इंटेंसिटी में हुआ तो है या होगा। ओके। तो ऐसा कोई सेफ नहीं है उससे। या हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये होता है, ये होता नेचुरल है, है, ये नेचुरल है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल, है। इट इज वेरी और कॉमन होता है। जब मैं इसको देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी बॉडी है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स में उसका एक ढांचा है, एक तरीका सोचने का प्रकृति ने हमको तैयार किया है, लेकिन उसके मुकाबले कई गुना कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में आ गई। 21st सेंचुरी में जब हम आए तो लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई जितनी हमारी बॉडी, हमारा मन उसके लिए शायद तैयार नहीं था। और इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और ये एंजाइटी अगर हो रही है तो नेचुरल है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर टेलिंग अस। और मुझे आपकी बातों से ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग बॉर्डर लाइन पे, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे थे, और अब सडनली जब हर तरफ से खबरें आ रही है तो वो थोड़ा सा उनका उस तरफ चले जाना लाजमी है। और लोग अब उसके बारे में बात कर सकते हैं, सच है। आज हम बात कर ही रहे हैं, वरना शायद इस कम्युनिटी में हम मेंटल हेल्थ की कभी बात भी नहीं करते। नहीं करते, तो वो एक सेफ स्पेस मिला है लोगों को बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अब ये भी बताइए कि जो बुजुर्ग हैं वो तो समझ लेते हैं, फिर भी उनको एक शौक लगता है, वो समझ लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, मुझे लगता है कि जिनकी जिंदगी अभी शुरू हो रही है, जिनको ऐसे कोई अनुभव नहीं है पुराने, उनके लिए बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि साल भर से आप घर के अंदर हैं, बाहर भी जा रहे हैं तो डर डर के जा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो एडल्ट लोग आपस में खुसुर फुसुर कर लेते हैं, बच्चों को बताते नहीं। और तो बच्चों के मन में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और पेरेंट्स के को कुछ सुझाव दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से खबरें उनके साथ साझा की जाए। जी जी। तो बच्चों का जो है, अच्छी बात पहले बताता हूँ कि बच्चे जो है वाकई में हम अडल्ट से बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, बहुत ज़्यादा केपेबल है तनाव को सामना करने के लिए। ओके। अक्सर हम अपने डर के कारण या हम उनके मुश्किल प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इस डर की वजह से हम उनसे कई चीज़ें छुपा के रखते हैं। जैसे पैंडेमिक में हो रही है, ये तो एक भाग हुआ। इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करूंगा जैसे बच्चे जो अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को खो चुके हैं उनके बारे में भी। तो पहली बात यह है कि बच्चों से हमको चीज़ें छुपानी नहीं है, हमको उनसे डिस्कस करना है उनके उनके लैंग्वेज में। वो शायद हम जैसे डिटेल में बात करते हैं वैसे नहीं समझ पाए, पर कि ये बीमारी है, या बहुत छोटे बच्चों को जैसे बताते हैं कि वायरस एक छोटे मॉन्स्टर जैसा है जो आके हमारे शरीर में घुसता है और तकलीफ देता है और बीमारी पैदा करता है। उनके शब्दों में उनको समझाना है कि ये क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम मास्क क्यों पहन रहे हैं, या हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे या क्यों नहीं जा रहे। न कि जबरदस्ती कहना कि नहीं तुमको कहाँ ना नहीं जाना है, नहीं जाना है। उससे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो पेरेंट्स ने ये जिम्मेदारी लेनी है कि हम उनको समझाएंगे, और पेरेंट्स को अपना डर जो है उनके ऊपर प्रकट नहीं करना है। ओके। एक प्रकार से प्रॉब्लम यही पर होती है कि जो माँ बाप डरे हुए रहते हैं वो बच्चों से इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। आप जैसे कह रहे थे कि फुसुर फुसुर करते हैं, तो बच्चे और डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा। तो इसलिए अच्छे से अगर हम उनको समझाएं तो वो बहुत समझने के केपेबल है, और जैसे मैंने कहा कि वो तनाव से सामना करने के की शक्ति जो है उनमें हमसे कहीं ज़्यादा है। ओके। और उनको जितना हो सके हमको रूटीन नहीं तोड़ना है उनका। ओके। भले स्कूल ना जा रहे हो, लेकिन जैसे स्कूल का टाइम है तब कोई कुछ लिखे पढ़े, उसके बाद थोड़ी देर खेले, जो भी उनका पहले का रूटीन जितना हो सके हमको उसमें रखना है। साथ में आजकल क्योंकि घर
माँ बाप भी घर पर है तो उनको थोड़ा और मौका मिलता है बच्चों के साथ समय बिताने का भी। तो एक प्रकार से ये एक मौका भी है, जो बहुत बिजी पेरेंट्स है उनको भी एक मौका मिलता है अपने बच्चों के साथ कुछ कुछ वक्त बिताने का, खेलने का, चीजें जो पहले नहीं कर पाते थे वो करने का। तो ये चीजें अगर हम करें तो डेफिनेटली बच्चे बहुत इफेक्टिवली इस पैंडेमिक से बाहर निकलेंगे। ओके ओके। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था कि अबाउट डेथ्स, ऑल्दो कोविड से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में नहीं आता कि कोविड में जो ओवरऑल नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब पॉजिटिव केसेस टू डेथ का जो रेशियो है वो 1% है। मतलब 100 लोगों में से जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ है, एक पेशेंट को बहुत सिवियर इलनेस हो सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है। ये तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो पॉजिटिव जब हम कह रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका टेस्ट हुआ है। अगर हम उन लोगों को गिने जिनका टेस्ट नहीं हुआ है और उनको कोविड हुआ है, हमको पता भी नहीं है, अगर उसका कैलकुलेशन एक्सट्रापोलेट किया जाए तो मृत्यु की संख्या जो है 0.24% है। ओके। तो 10,000 में से 24 लोगों की चांसेस है उनकी मृत्यु होने की। तो वैसे देखा जाए तो कोविड का डर इस वजह से है कि वो फैलता ज्यादा तेजी से है, तो नंबर्स जो इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा है, और उस कंपैरिजन में बाकी बीमारियों की कंपैरिजन में उसमें मृत्यु नंबर्स में ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये जो 99% है, या जो मेजॉरिटी 99.5% जो लोग हैं, ये बीमारी होके ठीक होके ओके हो जा रहे हैं। ओके। तो इसलिए हमको उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना हम डर रहे हैं। पर क्योंकि हम फॉर एग्जांपल जब न्यूज़ पढ़ते हैं या इतना कंटिन्यूसली उसी चीज को सुनते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा डर बढ़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि ये बाकी की चीजें जो है कि इसका इतना ज्यादा डेथ परसेंटेज नहीं है, ये हमारे ध्यान में नहीं रहता। हमको ऐसे लगने लगता है कि कोविड हो गया मतलब आदमी खत्म। तो ये जो डर पैदा हो गया है वो और अक्सर मतलब वही चीजें बार बार पढ़ना, सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही दिखना, पॉजिटिव न्यूज का इतना सेल वैल्यू नहीं है वापस, नेगेटिव न्यूज की ज्यादा सेल वैल्यू। लोग मरे तो लोग पढ़ेंगे डर के मारे, पर अगर किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे तो वो आप चारों में ही बात होगी, वो न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। देखिए, यहाँ दो बातें कहना चाहता हूँ कि एक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुंबई में इतने सालों से हैं, और मुंबई एक के जो साइकेट्री एसोसिएशन है उसके आप सेक्रेटरी हैं, और अपने उस अनुभव से आज आप बात करें और आप हिंदी में बात करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं उज्जैन वालों के साथ और उनके परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सोच कर रुक के आप बीच में थोड़ा अंग्रेजी बोलेंगे तो चलेगा, मैं उसको अगर कुछ जरूरत पड़ी तो उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। नंबर 2, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं न्यूज़ इंडस्ट्री में था, मैं न्यूज़ इंडस्ट्री में ही था। न्यूज़ कैसे बनती है मुझे पता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अच्छी खबरें होती है वो न्यूज़ बनती नहीं, जो बुरी खबर होती है वो सनसनी ही फैलती है। तो इसीलिए शुरू में मैंने उन लोगों का जिक्र किया जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चर्चा में आना जरूरी है। तो जब हम इस न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूँ कि तो मेरे भी समझ में आया जैसे कि शुरू इसमें न्यूज़ चैनल्स के अलावा व्हाट्सएप का भी बहुत बड़ा हाथ हो गया है, हमारा सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ हो गया है। क्योंकि एक दिन अचानक मुझे लगा कि सोशल मीडिया पर सुबह से रात तक मैं सिर्फ यही आंकड़े देख रहा हूँ, किसी को बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए,
किसी को इंजेक्शन चाहिए, उसको मिल नहीं रहा है, और हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो। और मुझे लगा कि, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी में, जो हमारे एल्यूमनाई कम्युनिटी है, उज्जैन वाला ग्रुप है, उसमें सुबह से शाम तक ये खबर देखने को मिली। मैंने कहा मुझे व्हाट्सएप देखना बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि अरे आप अपना मानसिक संतुलन बना नहीं पाते, आप कितने भी स्ट्रांग हो। पर फिर मुझे ख्याल आया, और मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने बहुत अच्छी बात कही अभी। क्या होता है कि एक ग्रुप में आपने कहा कि एक भाई को इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन जब हमको किसी की सहायता करनी होती है तो हम 4 ग्रुप में वही बात डालते हैं कि इंजेक्शन की जरूरत है। और होता क्या है कि वही खबर आप 4 जगह पढ़ रहे हैं, और वही खबर किसी और ने पढ़ी और उसने हेल्प करने के लिए उसने भी फॉरवर्ड कर दी, तो आप किसी 5वें 6ठे 8वें ग्रुप में भी वही चीज पढ़ रहे हैं। वो एक ही व्यक्ति को जरूरत थी, जिसकी खबर 10 जगह आई है। आई थिंक इसको पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है, और इसलिए आपकी बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि शायद बीमारी है, वो थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन थोड़ी सी खतरनाक है, इतनी नहीं है जितना हम डर रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप ने और सोशल मीडिया ने और न्यूज़ चैनल्स ने इसको एम्प्लीफाई कर दिया। तो अब मैं आगे चलता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि अब देखिए, न्यूज़ चैनल देखना तो लोग बंद नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे लोग जा ही रहे हैं, वो उसको बंद आप नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। और बच्चों का आपने कहा कि वो उससे जूझ सकते हैं, उनको समझ होती है, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और शायद उनकी ज़िंदगी में इतने बुरे अनुभव आए नहीं है तो वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। हम शायद एडल्ट लोग अपने फियर को प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर उसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है। हम एनालिसिस करते हैं कि कल के आंकड़े इतने थे, आज के आंकड़े इतने हैं, आज के आंकड़े इतने हैं। तो ये एडल्ट्स लोग जो हैं वो अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जरा इनकी बात भी करें। आप वो बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, जो कि बच्चे जो है एक प्रकार से प्रेजेंट में जीना जानते हैं, उनको बेसिकली ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेजेंट में जीना जानते हैं। पर जैसे वो बड़े होते हैं तब वो फ्यूचर की, पास्ट की, और इसमें एक तरह से घुल मिल जाना और अटक जाना, ये चीजें सीख जाते हैं। एडल्ट्स के लिए तो हाँ बिल्कुल, या जैसे हम कह रहे थे कि हम जब ये चिंता प्रोड्यूस करने वाले न्यूज़ पढ़ते हैं तो एक प्रकार से हमारे बॉडी में हल्के हल्के चेंजेस होने लगते हैं। जैसे हम न जानते हुए भी हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारी आप अगर बहुत ध्यान से कोई बुरी न्यूज़ को पढ़ेंगे और साथ में अपने बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो हार्ट रेट है वो हल्का बढ़ा है, आपका ब्रीदिंग रेट जो है हल्का बढ़ा है। कभी आप वो पढ़ते पढ़ते एक सिसकी देंगे। तो ये जो चेंजेस है ये माइक्रो ट्रॉमा एक प्रकार से, या माइक्रो एंजाइटी जो होती रहती है, और ये बार बार जब होती है, दिन भर जब होती है, एक प्रकार से वो अक्यूमुलेट होते जाती है, जमा होते जाती है, और हमारे ब्रेन में, बॉडी में ये चेंजेस कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे बने रहते हैं। और फिर यही जो जब बढ़ जाते हैं, यही एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स का रूप लेते हैं। तो लोग जो जिनको बहुत घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, जब घबराहट होती है तो लगता है कि मुझे हार्ट की बीमारी हो गई है, ब्रीदिंग में मुश्किल होती है तो लगता है कि अभी कोविड ही हो गया है। हाँ, तो बस इस तरह से कहना चाहूंगा। एक एग्जांपल, एक 19 साल का बच्चा मैं उस दिन देख रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट था 18 दिन के लिए कोविड वार्ड में। कोविड वार्ड से बाहर आया तो मैंने उसको देखा, क्या हो रहा है, तो बोली घबराहट बेचैनी अभी भी हो रही है, और यही लेके तो मैं आया था। तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, मैं घर कैसे जाऊं। तो वाकई में हुआ ये कि शुरुआत हुई उसकी घबराहट बेचैनी से। वो था एक हमारे कर्मचारी, हॉस्पिटल के कर्मचारी का बेटा, तो वो आया, उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया।
पर उसके जो ब्रीदिंग के सिम्टम्स थे वो कोविड के थे ही नहीं। तो वो 18 दिन कोविड वार्ड में रहा। वहाँ यही घबराहट बेचैनी चलती रही, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं। जब नेगेटिव होके डिस्चार्ज मतलब वो कोविड वार्ड से वापस नॉर्मल वार्ड में आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई तू घर जा। तो ये कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं जब ठीक ही नहीं हुआ तो फिर कैसे जाऊं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेचैनी, चिंता, घबराहट के जो लक्षण है, इनको जब कोविड के साथ कंफ्यूज कर दो तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। आपने आपने यहाँ पर एक टर्म यूज की, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो एंजाइटी। थोड़ा सा जब हम बात कर रहे हैं आपसे, रोज रोज तो बात होगी नहीं, तो ये जरा ये माइक्रो एंजाइटी पे थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि ये किस तरह की एंजाइटी होती है, और लगातार ये बात समझ में आया कि लगातार अगर हम ये करते रहेंगे तो परेशान होंगे, लेकिन ये माइक्रो एंजाइटी क्या है? राइट, तो ये माइक्रो एंजाइटी जो है ये आई डोंट नो टेक्निकली ये टर्म है कि नहीं, ये ओके। मैंने इसका इस्तेमाल यूं ही किया है। माइक्रो ट्रॉमा डेफिनेटली एक टर्म ओके। ट्रॉमा केसेस में यूज किया जाता है, पर माइक्रो एंजाइटी बेसिकली यही है कि हम दिन भर में अक्सर बहुत बार हल्के हल्के एंजाइटी के एपिसोड्स होते हैं हमको, जो हम नोटिस नहीं करते। ओके। जैसे कोई बुरी खबर आ गई तो थोड़ी सी बेचैनी हुई, थोड़ी देर के बाद ठीक हुआ। ये जब बहुत ज्यादा बार रिपीटेडली होते जाता है तब जाके इसकी ये एक प्रकार से बीमारी का रूप लेने लगती है, या एक घबराहट बेचैनी इतनी तेज हो जाती है और फिर उस घबराहट बेचैनी का हम कोई गलत मतलब इंटरप्रिटेशन करना कि ये या फिर हार्ट की बीमारी है या कोविड की बीमारी है, या ये घबराहट बेचैनी इतनी तेज है कि इससे मेरी जान निकल जाएगी, या मैं पागल हो जाऊंगा, या कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं या साइकेट्री टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, पैनिक डिसऑर्डर। ओके। और ये घबराहट बेचैनी को हम एंटिसिपेट करने लगते हैं। एंटिसिपेट करने लगते हैं मतलब हमको लगने लगता है कि अभी होगा क्या, अभी हो जाएगा क्या, अरे अभी मैं बाहर जाऊंगा, अकेला रहूंगा, वहां हो गया तो क्या। और वो एंटिसिपेटरी एंजाइटी की वजह से ये सिम्टम्स और भी तेजी से आते हैं, ओके। क्योंकि हम जब एंटिसिपेट करने लगते हैं तो वो एंटिसिपेशन की वजह से ही घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती है। और ये नॉर्मली हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, अब ये सारे जो एंजाइटी रिस्पॉन्सेज है ये हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज है एक प्रकार से फियर से डील करने के लिए। तो एवोल्यूशनरली जब हम हंटर्स थे या गैदरर्स थे, तब हमको डर रहता था कि कोई जानवर हम पे अटैक करेगा, तब हमको ये बदलाव होते थे। और ये बदलावों का पर्पस ये था कि ब्लड सप्लाई जो है हमारे लिम्स की तरफ जाए और हम वहां से भाग सकें, या फिर हम वहां से वहां पे लड़ सकें। तो एवोल्यूशनरली वो उससे शुरुआत हुई है उस चीज की। और ये अब वो जो भागना है, वो हमारा भागना जो है वो तनाव से है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं समझूं तो ये आप फाइट और फ्लाइट की बात कर रहे हैं जी। या तो जब कोई विपत्ति आती तो हम दो तरह से उसका मुकाबला करते हैं, या तो हम उससे लड़ते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, फाइट और फ्लाइट की बात। तो पर ये जब कोई शेर आ जाता तब ये ठीक था, लेकिन आपने एक न्यूज पढ़ ली और आपको अगर घबराहट होने लग गई तो ये थोड़ा सा गंभीर बात है। बिल्कुल, और वो शेर अंदर है ना, अभी बाहर नहीं है। बाहर नहीं, वो अंदर है, डर अंदर है, डर अंदर। ओके, तो ऐसे केसेस में साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए क्या, या इसका और भी कोई उपाय है? मतलब जब तनाव बहुत ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से हमारे रोजमर्रा की चीजों पे असर होने लगे, तो डेफिनेटली मदद लेनी चाहिए। उसके पहले के स्टेप्स, जब मतलब अगर तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं है या शुरुआत है, तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो हमको समझना कि ये जो है ये हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है तनाव को, और ये कोई सीरियस शारीरिक बीमारी नहीं है। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है जो अपने आप धीमे धीमे कम होने वाला है।
तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एक प्रकार से जो ऊपर जाता है वो नीचे आने वाला है। तो जब घबराहट बेचैनी होती है, थोड़ी देर के बाद जब हम बॉडी अपने आप उसके ऑपोजिट रिएक्शन करने लगती है, जिससे हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट सब अपने आप कम होने लगता है, और उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होने वाला है। पर जो घबराया हुआ आदमी है, जिसको घबराहट होती है, वो इन सब चीजों को सोच नहीं पाता उस वक्त पे। तो ये ऑटोमेटिकली होने लगता है उसको, और जितना वो बेचैन होता है और वो घबराहट बढ़ने लगती है। तो इसके लिए ओवरऑल इस एक प्रकार से हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारी बॉडी की है, उसको कम करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव वे है प्राणायाम, अनुलोम विलोम। डेफिनेटली फायदा करता है। कोई भी प्रकार का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, मतलब किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज जिसमें हम मतलब उसको एक्सरसाइज होने की भी जरूरत नहीं है, एक सिंपल हॉबी भी हो सकता है। जैसे जिनको कलरिंग पसंद है, वो अगर आराम से बैठ के एक आधा घंटा बस फोकस होके कलरिंग करे, वो भी एक प्रकार से एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस बन सकता है। क्योंकि मेडिटेटिव प्रैक्टिस से लोगों को बहुत डर लगता है। इसका कारण ये कि जब हम मेडिटेटिव प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो शुरुआत में बेचैनी ज्यादा बढ़ती है, और दूसरा हम लड़ने लगते हैं कि हमको ये विचार मन से निकालने हैं, और हम जितना मन से विचार निकालने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही तीव्रता से आते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मेडिटेटिव प्रैक्टिस में हम विचारों से लड़ना, ये बहुत बड़ी गलती है। हमारा एम होना चाहिए कि विचार आएंगे और जाएंगे, हम उनसे लड़ेंगे नहीं। इसलिए अगर ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं करना है तो ये कोई भी सिंपल चीज, या किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो वो बस 10 मिनट बैठ के गाना एंजॉय करे, गाना गाए या गाना सुने। कोई भी चीज जो हमको रिलैक्स फील कराती है, हमारे ओवरऑल बॉडी के टेंशन को रिलीज करती है, वो डेफिनेटली फायदा करेगी। तो ये करना बहुत जरूरी है हमको। अगर लग रहा है कि ये स्ट्रेस जो बढ़ रहा है, एक तो ऑफकोर्स हमको अगर लगता है कि बहुत ज्यादा न्यूज से हम इफेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग थ्रेशोल्ड है। कोई लोग दिन भर यही न्यूज पढ़ सकते हैं और उनको कोई ज्यादा इमोशनली वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो बहुत फ्रीली उसको एज फैक्ट्स लेके छोड़ सकते हैं। पर अगर हमको लगता है कि हम इफेक्ट हो रहे हैं, तो हमको चूज करना चाहिए कि नहीं, हम बहुत ज्यादा टाइम न्यूज पे नहीं स्पेंड करेंगे, या फिक्स टाइम स्पेंड करेंगे, या अगर ऐसा हो तो किसी और से वो न्यूज सुन लेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर हाँ जी बोलिए नहीं, ये चूज करना बिल्कुल सेफ है कि हम किस चीज में कंफर्टेबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई न्यूज पे ध्यान दे रहा है या 24 घंटा न्यूज देख रहा है तो हमको भी वही चीज फॉलो करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी, जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन अच्छा हो सकता है, प्राणायाम, अनुलोम विलोम अच्छा हो सकता है। साथ में आपने ये बोला कि अगर मेडिटेशन नहीं हो सकता है या करना नहीं आता है तो आप कलरिंग कीजिए या कारपेंट्री कीजिए, गाना गाइए। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो बुनाई करते थे, नीटिंग करते थे। उनका कहना था कि इसमें इतना मुझे मन लगाना पड़ता है कि बाकी और कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती, वो बहुत धीरे है प्रोसेस होती है। एंड आई थिंक दैट इज वेरी गुड थिंग। और मैं यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि अब मैं अलग नहीं रह सकता, न्यूज रात दिन चलती रहती, इतनी कम्युनिटीज में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जनरली शाम को बैठकर अपने परिवार के साथ कोई कॉमेडी फिल्म देखता, और मेरा ऐसा मानना है कि दिन भर में जो भी कुछ हुआ फिर हम भूल जाते हैं और अच्छे मन से सोने जाते हैं। दिस इज वन थिंग दैट आई यूज, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद एवरीवन। तो यहाँ पर शायद जो आपने कहा, हर एक का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, तो वो तरीका ढूंढना है कि जब मुझे एंजाइटी होती है तब मुझे क्या चीज फायदा देती है। उसमें वही एक डिस्क्लेमर है कि जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई
इनएक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट जैसे क्या करते हैं कि अब जिसको किसी को भी जबरदस्ती चलो आप अभी कलरिंग करो, जैसे माइंडफुलनेस में मंडला आर्ट का बहुत हाँ। पॉपुलर है। अब हम्म, तो हम अगर रिजिडली कहें कि सबको यही करना है हम्म, तो वो नहीं फिट होने वाला, क्योंकि हम्म, हर किसी का जो है इंटरेस्ट अलग है। किसी के लिए वो बैठ के पेंटिंग कर कलरिंग करना ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, हो सकता या। हम्म, वाइल किसी के लिए वो बहुत बहुत ही रिलैक्सिंग हो सकता है। पर हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर यू कंफर्टेबल। तो उसके तो लिए हर अपने एक को के खुद लिए को रूल सेम नहीं है, जस्ट टू पॉइंट आउट दैट। आई थिंक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अचेतन मन में किसके क्या है पता नहीं है, हाउ इट विल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो पर अब ये बात समझ में आई, माइक्रो एंजाइटी तो हमारे पूरे सिस्टम में फैली हुई है। और एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते आज आपने बहुत अच्छी बात बताई, कम से कम लोग उसके बारे में सेंसिटाइज हुए होंगे आज। लेकिन साथ ही अब ये भी बताइए कि ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं कि बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जिसके साथ हो गया या जिसके परिवार में कोई नहीं रहा, अच्छा, और ऐसा होता है ना कि ये तो अचानक हुआ है, अचानक हुआ है, कोई कोई इसके लिए तैयार तो था नहीं। तो उन लोगों को इस ट्रॉमा से कैसे निकलना पड़ेगा? जब लंबी बीमारी होती है और इंसान चला जाता है, तब लोग अपने आप को मन को समझा लेते हैं, लेकिन ऐसे में इस जिनके साथ सचमुच में जिनके जिंदगी में इससे दुख पहुंचा है, उनको इस ट्रॉमा से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आई थिंक कोविड से रिलेटेड जो बड़ा प्रॉब्लम है वो यही रहा है। हम्म, एक के ग्रीफ, किसी को खोना, और उससे रिलेटेड जो ग्रीफ है, ये तो हर किसी को एक्सपीरियंस करना ही है, हम्म, कभी ना कभी वो होना ही है। और ग्रीफ को हम सब अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। साथ में ग्रीफ से रिलेटेड जो है हमारे जो एक प्रकार से हमारी सोसाइटी रिलीजियसली कल्चरली ग्रीफ को डील करने के तरीके बने हुए हैं, बनाए हुए हैं। हम्म, कि जैसे 13 दिन है, 13वां है, तो लोग रहेंगे, लोग आएंगे, रहेंगे वो 12-13 दिन, जब तक एक प्रकार से उस पीरियड में ग्रीफ का निवारण काफी हद तक हो जाता है। हम्म, राइट, तो वो सारी चीजें जो है वो इस कोविड में खो गई है। हम्म, एक तो बहुत बार जो क्लोजेस्ट फैमिली है वो भाग रही है पेशेंट को एडमिट करने के लिए, और जब मृत्यु हो जाती है तब एक या दो लोग ही पहुंच पाते हैं या रह पाते हैं, इवन क्रिमेशन के दौरान या बरियल के दौरान जो भी है। तो एक प्रकार से वो सेंस ऑफ क्लोजर जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा, हम्म, और ये बहुत अचानक होने की वजह से डेफिनेटली ट्रॉमा काफी ज्यादा है डेथ से रिलेटेड। हम्म, तो डेफिनेटली ये मुश्किल समय है उस क्लोज व्यक्ति के लिए या उस फैमिली के लिए। पर फाइनली सारे ग्रीफ और ट्रॉमा में टाइम और लाइफ डेफिनेटली चीज़ें हील करती है। हम्म, पर हमको वही चीज़ें करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर लोग आ नहीं सकते तो कम से कम हम लोगों से बात कर सकते हैं या लोग हमसे बात कर सकते हैं। कभी कभी लोग हिचकिचाते हैं हमको हम्म, जैसे कॉल करने के लिए। मृत्यु के बाद क्या है कि लोगों को बहुत मुश्किल होती है कॉल करने के लिए, क्योंकि हम हम्म, हमेशा डरते हैं कि क्या कहेंगे और क्या क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, और एक प्रकार से लोग अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। हम्म, पर वो ऐसी चीज़ है कि बस वो एक कॉल कर लिया तो कर लिया, उसमें मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कुछ हम्म, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, जस्ट वो एक फीलिंग कि उस पर्सन के लिए और भी लोग हैं, या जो जो गुजर गया है उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली कोई तो है जो है अराउंड, जो मदद के लिए है, या जो आपके हमको साथ पता है खड़ा कि हुआ है, जो आपके जो साथ खड़ा अवेलेबल है, है। ज़रूरत है तो अवेलेबल है, उस तरह से ये लोग जो है वो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये जैसे नेचुरल ग्रीविंग है उसी तरह से हमको कोशिश करनी है कि हम उसको जितना हो सके उसके क्लोज ला पाए। तो कॉल करना, कांटेक्ट करना लोगों को, हो सके तो ये सारे जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करना, इवन इफ वो फिजिकली ना हो पाए तो भी ऑनलाइन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उन रिचुअल्स को पूरी करने की कोशिश करेगा। शायद बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वो एक सेंस ऑफ क्लोजर देगा उस पर्सन को। शायद बाकी लोगों को लगेगा कि ये क्या है, ये चीजें थोड़ी ऑनलाइन होती है, बट मैं यहाँ पर एक बात और व्यक्तिगत है मेरा अनुभव, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था जब मेरी माँ नहीं रही, और चूंकि मैं वहां पे था मैं आ नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं चला, और उसके बाद बरसों तक वो जो आप क्लोजर बोल रहे हैं वो नहीं हुआ। और एक दिन मैं बैठा हुआ था और सोच रहा था, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, मेंटल एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, जिसमें कुछ भाव मेरे अंदर उठे, और उसके बाद मैं बहुत रोया डॉक्टर, बहुत रोया, एक रात को बैठकर मैं बहुत रोया, एंड आई थिंक दैट वाज द क्लोजर फॉर मी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे भीतर वो है, और रो लेने के बाद, और अचानक रोया, मतलब उसमें कोई कारण नहीं था, मैं रोया और वो सब कुछ पिघल गया, सब कुछ निकल गया। तो आई थिंक दिस, जो आप क्लोजर की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो किसी न किसी माध्यम से होना चाहिए, आई थिंक ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। मुझे ये भी बताइए कि इसके लिए भी साइकेट्रिक हेल्प ली जा सकती है क्या, या ऐसी हेल्पलाइंस हैं जो कुछ हेल्प कर सकती हैं? जी, हेल्पलाइंस तो ज़रूर है, पर क्या है कि ज़्यादा करके ग्रीफ और ट्रॉमा अनलेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, जिसमें हमारी लाइफ पूरी उथल-पुथल हो रही है, या हमारे रोज़मर्रा के जीवन पे, काम पे, या अपने बाकी रिलेशनशिप्स पे असर हो रहा है, तब तक हम, वैसे तो ज़रूरत नहीं है प्रोफेशनल हेल्प लेने की। जैसे मैंने कहा कि बाकी की चीज़ें जो है वो हमको करनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हील होने वाली है। अलग-अलग लोगों के लिए वो अलग-अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेती है। ऐसा कोई फिक्स्ड वक़्त नहीं है कि 3 महीने में सब ठीक हो जाना चाहिए, या 6 महीने में सब ठीक हो जाना चाहिए, 1 साल में। कई लोग 2 साल तक, 3 साल तक भी ग्रीफ उनमें रहता है। उसके उसके ये अलग-अलग हो सकते हैं, लेवल्स अलग-अलग हो सकते हैं, और वो कभी कम कभी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो रह सकते हैं। तो उस हिसाब से हेल्प की ज़रूरत एक्सट्रीम केसेस में है, पर डेफिनेटली बहुत सारे ग्रीफ हेल्पलाइंस है जो एक प्रकार से हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी बात सुनेंगे। अगर हमको लगता है कि नहीं, हमारी फैमिली में कोई नहीं सुन रहा है, या कोई नहीं है जो ये बात समझ सके, तो वो लोग सुनने में एक प्रकार से, हम अगर उस किसी को ये बातें एक्सप्रेस भी करें, और ये अनजान व्यक्ति भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे मन से जब वो बातें निकल जाती है तो काफ़ी हद तक हमारा मूड रिलैक्स हो जाता है, या हमारे विचार जो है इंटेंसिटी में कम हो जाते हैं। तो और मतलब हर किसी के ग्रीविंग करने का तरीका भी अलग है। कोई नहीं रोएगा, कोई बहुत रोएगा, उसकी कोई सही गलत नहीं है। जैसे पहले बात होती थी कि ऐसे कहते थे कि नहीं, रोया नहीं मतलब ये सफर करेगा ज्यादा, या इसको रुलाओ। स्पेशली अमंग विमेन ये बोला जाता था कि उनको रुला अगर ये रो नहीं रही है तो। पर ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। हर किसी का ग्रीफ को फेस करने का तरीका अलग होता है। कोई चुप होके करेगा, कोई बहुत बात करके करेगा, कोई रो के करेगा, कोई बिना रोए करेगा, कोई तुरंत से अपने रूटीन में जुड़ जाने से करने की कोशिश करेगा, दूसरे दिन ही सारा रूटीन फॉलो करने लगेगा जैसे पहले करता था। तो उसमें भी कोई गलत नहीं है,
कोई भी मतलब जो भी उस पर्सन के लिए कंफर्टेबल हो वो सही है। ऐसे कोई नियम नहीं है कि उसने ऐसा ही करना चाहिए या ऐसा ही पेश आना चाहिए। ओके, तो सबका अपना तरीका है। और पर मुझे लगता है ये क्लोजर जो है, आपने बिल्कुल सही बात बोली, कहीं ना कहीं मेरे दिल को टच कर गई, मुझे वापस से अचानक वो बात याद आ गई। और मुझे लगता है कि वो क्लोजर होने के बाद बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिंदगी की खत्म हो जाती है। और अगर वो बनी रहती है तो शायद कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज बने रहते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक देश के रूप में भी हमको क्लोजर की जरूरत है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को क्लोजर की जरूरत है, और इसके तरीके निकालने पड़ेंगे जो मुझे नहीं मालूम क्या हो सकते हैं। पर आज जब बात निकली है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिमाग में आ रही। मुझे अब यहाँ एक चीज बताइए, हमने सेशन का नाम रखा था कीप योर चिन अप। मुझे बताइए कि ये माहौल है, माइक्रो एंजाइटी तो लगातार चली रही है, न्यूज हर तरफ से आ ही रही है, और ट्रॉमा के साथ कैसे निपटें, उसको कैसे हैंडल करें, ये आपने बताया। अब जरा ये बताइए कि इस सब माहौल के बावजूद भी इंसान खुश कैसे रहे और मोटिवेटेड कैसे रहे? उसके कुछ तरीके हैं क्या? उसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं क्या हम कर सकते? तो यही कि हमको याद रखना है कि पहले भी ऐसे पैंडेमिक्स हुए हैं अलग अलग तरीके के। कभी प्लेग का हुआ, कभी स्पेनिश फ्लू का हुआ। 100 years बैक स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक में थे। उन सारे पैंडेमिक से दुनिया निकली है और वापस पूरी तरह से नॉर्मल सी पे आई है। हर बार 100 साल लगे हैं उसमें, मतलब 100 साल के गैप के बाद कुछ नया हुआ है, लेकिन उस 100 साल के पीरियड में दुनिया जैसे चलनी थी वैसे चली है। और दूसरी बात ये कि अगर हम देखें तो पहले ये पैंडेमिक्स में जितने डेथ्स हुए हैं उस कंपैरिजन में तो अभी कुछ भी नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली ट्रीटमेंट मोडालिटीज इम्प्रूव हुए हैं, फैसिलिटीज इम्प्रूव हुए हैं, हम एक दूसरे की मदद जल्दी कर पा रहे हैं, मदद के लिए जल्दी पहुंच पा रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो रूल यही है कि जैसे हम कहते हैं कि दिस टू शैल पास, एवरीथिंग विल पास एंड समथिंग न्यू विल इमर्ज फ्रॉम इट। और एक प्रकार से हमने जैसे कहा, आपने जो बहुत सुंदर कहा कि एक सोसाइटी और एज अ नेशन भी हम इससे कैसे इमर्ज होंगे, ये बहुत मायने रखता है। आई थिंक ऑल्सो इस पैंडेमिक के दौरान जैसे हम डील करते हैं चीज़ों से, कई लोग जो है तनाव से डील कर रहे हैं एक दूसरे की मदद करके। एक प्रकार से हम जब एक दूसरे की मदद करते हैं, वो हमारा तरीका है हमारे तनाव से रास्ता निकालने का, या जो अल्ट्रुइज्म एक प्रकार से हम कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है, दूसरे की मदद करने से हमारी चिंता कम होती है। ये बात भी सच है। ये बात आपने बहुत पते की बात कही। कहीं ना कहीं चिंता करते रहने से बेहतर है कि हम कुछ एक्शन में आ जाए। समटाइम्स एक्शन इज द बेस्ट रेमेडी। बराबर। और शायद हमारे घर में कुछ नहीं है जिसके मतलब जो इमीडिएटली एक्शन की जरूरत है, तो अक्सर हम किसी और की मदद करते हैं, और एक सोसाइटी के रूप में हम फिर एक दूसरे की मदद करने का एक जरिया बनते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जो एक सॉलिड फ्रेमवर्क भी मिला है जहां लोग रास्ता निकाल रहे हैं एक दूसरे की मदद करने का। मतलब 10-15 मिनट में यहाँ से वहां अगर किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो 10-15 मिनट में सब अरेंजमेंट होके फोन नंबर आ जाता है कि ये डोनर है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब हम अगर कहें कि सोशल मीडिया सिर्फ गुड है या बैड है बोल के हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और उसके फायदे भी बहुत इस पैंडेमिक में हम देख रहे हैं। इस पैंडेमिक में मैंने इतने कमाल देखे हैं सोशल मीडिया के जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इतने लोग जुड़े हुए हैं। कल ही की बात है कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने डाला कि हमारे एक क्लाइंट को जरूरत है देहरादून में, और मैं आपको बताऊं, नॉर्वे में बैठे हुए हमारे एलुमनाई देहरादून में बैठे उस व्यक्ति की हेल्प की।
और ये सब ऐसा चुटकियों में, मिनटों में हो गया। और तो यहाँ पे मैं 2 बातें आखिर में कहना चाहता हूँ सब दोस्तों के साथ जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग उज्जैन के बारे में बात कर रहे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर का स्थान है, और उज्जैन से मेरे पास एक फोन आया, किसी ने कहा कि अब तो भगवान पर से भी भरोसा उड़ गया। हम तो इतनी पूजा करते हैं, हमारा परिवार तो इतना रिलीजियस है, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? ये एक मेरे ख्याल से उज्जैन में रहने वालों के हिसाब से बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। ऐसे में क्या करें? और उसका जवाब जो है मैं देना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है, आपकी अनुमति हो तो। और वो जवाब शायद ये है कि वो महाकालेश्वर खुद तो आते नहीं कहीं। वो न तो प्यासे को पानी पिलाने आते हैं, न गिरे हुए को उठाने आते हैं। वो तो उनका कोई प्रतिनिधि प्याऊ शुरू करता है और वो पानी पिला देता है, और गिरे हुए को उठाने के लिए वहां पर जो होता है वो उसको उठा देता है। तो आज जब हम सोशल मीडिया पर इतनी गतिविधियां देख रहे हैं, मैंने उज्जैन वाले जो अपने दोस्तों की बात की, जो अपनी कार को भी बना देते हैं एक एम्बुलेंस, जो ऑक्सीजन दूसरों को दे रहे हैं, जो हेल्पलाइन चला रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो महाकालेश्वर के ही प्रतिनिधि है, वो भगवान के ही प्रतिनिधि, क्योंकि वो खुद नहीं आएंगे, महाकालेश्वर खुद नहीं आएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आज हम गेसु कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं, हमारे गेसु के बहुत सारे दोस्त हर दिन सुबह से रात तक लगे हुए हैं, और एक बात मैं उन सब को भी सलाम करना चाहता हूँ। गेसु में हमारे एक बहुत सीनियर है, अतुल जैन सर है, वो है, गुंजन सिद्धा है, अमित गुप्ता जिनका मैंने जिक्र किया जो नॉर्वे में है, गिरिजेश है, प्रसाद डांगे है, अमित जैन है, राजकुमार माखीजा है, अपर्णा जो करेंट स्टूडेंट्स है, और इनका तो कुछ लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ जो सुबह से रात तक लगे हुए हैं और एक तरह से हब का काम कर रहे हैं। बाकी सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भगवान में भरोसा करते हैं नहीं करते हैं मुझे पता नहीं, आप मंदिर जाते हैं या नहीं जाते पता नहीं, पर कुछ पॉजिटिव है हमारी सोसाइटी में, कुछ बहुत बड़ी ताकत है हमारी सोसाइटी में, जो इन सब लोगों के माध्यम से वो काम करवा रहे हैं। तो डॉक्टर मिलन, आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ नई चीजें सीखने को मिली, और कहीं ना कहीं जो क्लोजर की बात हम करते हैं, कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे जो विचार थे वो आपके माध्यम से हम बात कर पाए, और आपने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए, जैसे बच्चों के बारे में आपने बताया कि बच्चे प्रेजेंट में रहते हैं। आई थिंक उसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा गहरा सुझाव छुपा हुआ है कि प्रेजेंट में जीना सीखिए, और अपने फियर को प्रोजेक्ट मत कीजिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, प्रोजेक्ट मत कीजिए, और बच्चों पे भरोसा रखिए, वो जानते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों को उनकी भाषा में समझाइए ये क्या हो रहा है। एंड आई थिंक हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइक्रो एंजाइटीज अगर हो रही हैं तो उसके साथ कैसे डील किया जाए। आपने मेडिटेशन और उसका जो सब्स्टिट्यूट्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेडिटेशन ही एकमात्र तरीका नहीं है, उसके सब्स्टिट्यूट्स भी अपने अपने तरीके से हो सकते हैं, और उसको हमको खुद ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक दैट वाज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके अलावा जो आपने आखिरी में क्लोजर की बात की, जो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजर नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे क्लोजर के तरीके ढूंढे, ऑनलाइन श्रद्धांजलि दें या ऑनलाइन सब लोग मिलके याद करें कि वो कौन थे, कैसे थे। और सबसे बड़ी बात सब दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, यस कीप योर चिन अप। हम सब लोग बोलते हैं कि जब हर तरफ ऐसी ऐसी खबरें आ रही है तब हम खुश कैसे रह सकते हैं, और मैं उनसे सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, उसका जश्न मनाइए। जश्न मनाने का कोई ना कोई कारण तो जरूर है अगर हम हैं, और आंखों में एक चमक बना के रखिए। और आपने बहुत अच्छा बोला कि एक्शन में आ जाना सबसे अच्छा है। अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हम किसी की हेल्प करना शुरू करें। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस।
तो उज्जैन वाले कम्युनिटी की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गेसु संवाद की जो टीम है उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपका मैसेज ये पोटेंशियली लाखों लोगों तक पहुँचेगा, कई लोग उसको देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ उनको एक सुकून मिलेगा ये सुनने के बाद, उनको कुछ तरीके मिलेंगे कि कैसे इन परिस्थितियों को वो हैंडल कर सकते हैं। और आपने कहा कि आप मध्य प्रदेश आते रहते हैं, पर उस लिस्ट में उज्जैन का नाम नहीं था। नहीं था। तो डॉक्टर मिलन, मैं आपको उज्जैन के समस्त लोगों की तरफ से आमंत्रित करता हूँ, आप उज्जैन आइए हम लोगों के मेहमान बन के, और बहुत खुशी होगी हमको एक बार आमने सामने आपसे बात करके। मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ये सेशन खत्म नहीं कर रहे, केवल बात को यार रोक रहे हैं, पॉज ले रहे हैं। तो आपकी अगर इजाजत हो तो हम यहाँ पॉज लें, लेकिन उसके पहले जो दोस्त हमारे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर मिलन को कोई संदेश देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच। ये आई थिंक मुझे भी बहुत मजा आया ये डिस्कशन करने से। आई होप कुछ बिल्कुल। और कई बार जैसे होता है कि हम जब बात करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ही बहुत सारी चीजें नए तरीके से दिखने लगती है, या अलग सी एक क्लैरिटी आती है जो शायद यूजुअली हमारे दिमाग में वैसे नहीं घूमती। एक प्रकार से सारी चीजें जो है क्रिस्टलाइज होके थोड़ी और क्लैरिटी से आती है। तो जैसे कहते हैं कि जैसे सिखाने से हमारी नॉलेज में भी वृद्धि होती है, बढ़ता है वो चीज, वैसा एक एक्सपीरियंस था आज। ओके। तो ओवरऑल जो लोगों के कमेंट्स है मैं देख रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि सब लोग खुल के बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ इसमें से ऐसा मिलेगा जो जिंदगी में अपनी वो लागू कर पाएंगे। और दो नाम तो बताना मैं शायद भूल गया, उज्जैन के जो गेसू के हमारे जो दोस्त हैं उनमें एक अतुल जैन सर और गुंजन सिद्धा, ये दो नाम है जो बहुत काम कर रहे हैं। और उस बातचीत के बारे में भी हम कभी उनके साथ भी आपकी बातचीत कराऊंगा, कभी हम एक लंबी चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो लोग हेल्प करते हैं उसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, शायद बैठ के हम समझेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपकी हिंदी अच्छी है। आपकी हिंदी अच्छी, जो आपने कहा कि ज्ञान की वृद्धि होती है, ये कोई बहुत आम बात नहीं है। आपकी हिंदी अच्छी है, शायद बोलने की इतनी आपकी आदत नहीं है। वही मैंने कहा कि उज्जैन वालों की हिंदी के सामने मेरी हिंदी थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। हाँ। क्या तो थैंक यू सो मच। कुछ और सवाल है जो मैं आपको भेजूंगा और जिनके जवाब हम दे पाएंगे। तो आपकी इजाजत से आज इस सेशन को यहाँ पे हम पॉज करते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट। थैंक यू। Yeah, thank you so much. It's our pleasure.